डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पेपर 1 यूजीसी नेट। यस, ये मेरी इच्छा थी कि मैं अपने स्टूडेंट को हेल्प करूं पेपर 1 के लिए, लेकिन जो पार्ट 1 हुआ, जिन स्टूडेंट ने पहले दे दिया शायद जुलाई या अगस्त में, सॉरी कि मैं उनके लिए ज़्यादा नहीं कर पाया। एक आईसीटी पे केवल मैं लेके आ पाया। कई स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आपने उस सीरीज को क्यों कंटिन्यू नहीं किया पेपर 1 को। इसलिए क्योंकि मुझे भी उसमें काफ़ी तैयारी करनी थी और मैं बिजी हो गया फिर CUET में, और अब जाकर के फ्री हुआ हूं। तो यूजीसी नेट ने मुझे ये मौका दिया है, क्योंकि अभी भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को यूजीसी नेट देनी है, अभी बाकी है, कुछ टाइम है हमारे पास। तो पेपर 1 में मैं डेफिनेटली उनको मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, उस सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए। वो आईसीटी पे पास्ट ईयर पेपर है। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के करीब 36 क्वेश्चन को लेकर के, जो डिफरेंट वर्षों में पूछे गए हैं, उसके थ्रू आपको जो है बहुत सारे नॉलेज टीचिंग एप्टीट्यूड की देने की। ये एक सिंपल पेपर क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये आपको एक पढ़ाने का तरीका है। उसमें हम लोग डुबकी लगाएंगे, देखेंगे कि उन क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे इसको तैयार कर सकते हैं रिवर्स वे में। पहले टेक्स्ट पढ़ के क्वेश्चन नहीं करके क्वेश्चन पढ़ के टेक्स्ट करना का प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि केवल इस वीडियो को भी देख करके, ये 2 पार्ट में आएगी, आप टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है, यदि आप इसको मल्टीपल टाइम देखते हैं। सो लेट अस बिगिन। और ये किसी भी एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत सारे एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट या अदर्स में पूछे जाते हैं। सो लेट अस बिगिन। यूजीसी नेट थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। आज का थीम है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो पेपर 1 में कवर होता है, उसका पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। इससे पहले सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेबस को गौर से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अब मैं आपके लिए पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। ये आपका है, बहुत इलॉबरेट इसमें दिया हुआ। जैसे आपको यहां दिया है लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपको एक मेमोरी से है, एक रिफ्लेक्टिव से है। आप लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एडल्ट लर्नर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, देन मेथड ऑफ टीचिंग MOCC से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछा गया है, देन इवेल्युएशन सिस्टम से 2 क्वेश्चन है। तो आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सिलेबस से रहता है, आप उसको ठीक से पढ़िए और उसके टुकड़ों को लेकर के, जैसे इवेल्युएशन सिस्टम आप नेट पे जाके गूगल में दीजिए और आपको मिल जाएगा आर्टिकल। वैसे मैं आपको बुक भी आगे जो है मैं बताऊंगा। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, आपको एक बार जस्ट रिमाइंड करना है, यदि पता ना हो तो, कि जो यूजीसी नेट की पॉल साइंस हेल्प की जो यूजीसी नेट गाइड है, वो बेस्ट रिसोर्स है यूजीसी नेट को रिवाइज करने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप केवल उसी बुक पे बैंक कीजिए, लेकिन यदि आपको लास्ट 1 मंथ में यदि पढ़ना हो तो उससे अच्छी कोई गाइड नहीं हो सकती है। ये कोई ह्यूब्रिस नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, क्योंकि इस तरह से मैंने उसको बनाया है। उसमें सबसे जो अच्छी बात यह है, जो जिसमें मैंने सबसे अधिक मेहनत किया है, कि ये जो पूरा वीडियो आप देख रहे हैं 45 वीडियोस, उसका पूरा निचोड़ करीब 70 पेज में है, कि जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसको थीम वाइज मैंने समराइज किया है कि किन किन टॉपिक से पूछा है, और उसका प्रोबेबल जवाब और उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हैं। केवल उसको ही पढ़ करके आप बहुत सारा क्वेश्चन को यूजीसी नेट में क्रैक कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है मैंने यहां दी है। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि पीडीएफ फाइल में हो, तो ये मैंने इंस्टा मोजो पे अपलोड किया था, जो प्योर पीडीएफ फाइल में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस करके मैंने 1500 MCQ, वैसे तो मैंने ये पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली बनाया था, लेकिन आपको पता है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन के लेवल लगभग सेम रहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यूजीसी नेट के पीजीईटी में रहते हैं। इसके चलते उनका भी लेवल जो है यूजीसी नेट के बराबर ही है। इसलिए उसमें जो 1500 क्वेश्चन में आपके लिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। ये अमेजन किंडल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने यहां दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आइए क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। इससे पहले 1-2 इंफॉर्मेशन डिस्क्लेमर की। ये जो है मैंने अरिहंत की जो बुक है, जो मैं बता भी रहा हूं कि 2 बुक मैंने ब्राउज किया है, जो दोनों अच्छी हैं पेपर 1 के लिए। आप लोग पूछते भी हैं। एक अरिहंत की है, जिन्होंने थीम वाइज जो है अरेंज किया है, जैसे मैं जनरली करता हूं आप लोगों के लिए, और उसके थ्रू उन्होंने जो है पहले मटेरियल दिया है, फिर क्वेश्चन आंसर। अच्छा है, मैंने इसमें जो है
उनके बुक में जो पास्ट ईयर पेपर दिए थे वो यहाँ पे मैंने रखे हैं और मैंने उस बुक को पढ़ा है। और मदान की जो बुक है केएस मदान, वो भी अच्छी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वो किंडल वर्जन नहीं है, मैं चूंकि किंडल पे पढ़ता हूँ तो उसकी हार्ड कॉपी है, इसलिए मैं उसको पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा इलाबोरेट है, उसमें कंटेंट ज़्यादा है। लेकिन अरिहंत ने जो है थीम वाइज उसको अरेंज किया है क्वेश्चन को दो पार्ट में। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वो देते हैं जो कोई भी देता है, और एक जो एक्चुअल पूछे गए हैं। जो एक्चुअल पूछे गए हैं उसको मैंने दो पार्ट में लिया है, जितने अरिहंत में है उसको दो पार्ट में मैंने बांट करके लिया है। इस साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, जिससे कि आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को नहीं, लेकिन इससे मिलते जुलते हुए जो क्वेश्चन है उसको भी अभी जो आएगा एग्जाम उसमें हल कर पाए। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट है जो कि ये 2020 में पूछा गया है, 2020 का ये पेपर है, पेपर 1। क्लासरूम इंटरेक्शंस आर इन्फ्लुएंस लार्जली बाय। अब यहां पे मैं एक दो और बात बताऊं कि मैं आपको केवल उसका आंसर नहीं बताने जा रहा हूं, दो चीजें मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। एक है कि इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन की आप कैसे आगे कर सकते हैं, दूसरा यह है कि क्वेश्चन को बिना जाने हुए भी आप कैसे ऑप्शन देख करके क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यदि नॉलेज हो तो इलिमिनेशन टेक्निक कैसे आप यूज कर सकते हैं, सिलेक्शन टेक्निक, फिल्टरिंग टेक्निक एंड सिक्स्थ सेंस टेक्निक जो है, कोरिलेटिव नॉलेज, वो यूज करके कैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को क्रैक करें। क्योंकि ये जो पेपर है पेपर 1, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके लिए बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको क्रैक करने की एबिलिटी डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है। हम लोग देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लासरूम इंटरेक्शंस आर इन्फ्लुएंस लार्जली बाय, मतलब क्लासरूम में आप भी स्टूडेंट हैं, आप कैसे देखते हैं कि क्लासरूम में आप ज्यादा कब इंटरेक्ट कर पाते हैं, कब आप चुपचाप बैठ जाते हैं और कब आप क्वेश्चन आंसर में भाग लेते हैं, तो उसको कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। तो एक है स्टूडेंट का कमिटमेंट, टीचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट। टीचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट होने पे तो आप चुप रह जाएंगे, मतलब टीचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट मतलब है कि टीचर ब्ला 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 कर रहा है, बक बक कर रहा है, मोनोलॉग है, स्टूडेंट चुपचाप सुन रहे हैं, वन वे डायलॉग है, इसमें तो कुछ नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट ऐसे ही लिख दिया है, अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशन, इससे क्या होगा, ये तो और गलत है। अनसॉलिसिटेड, कोई बीच में कूद पड़ा, कोई कूद पड़ा, तो इंटरवेंशन से यदि अनसॉलिसिटेड हो रहा है तो कभी आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक ही बच जाता है जो कि थोड़ा ठीक लगता है, वो स्टूडेंट कमिटमेंट। यदि आप कमिटेड हैं तो आप इंटरेक्ट करेंगे क्लास में ज्यादा से ज्यादा, ये एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो जाता है। तो ये आप कॉमन सेंस है, जिसको मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस से आप टिक कर सकते हैं, और बाकी को एलिमिनेशन टेक्निक से एलिमिनेट कर सकते हैं। द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहां पे आइए, आपको एक कोर फैक्ट आ रहा है, जिसे 3 लेवल ऑफ टीचिंग जो है आपको बताया गया है। जैसे अरिहंत ने बताया है, कहीं नेट पे भी मैंने पढ़ा है, हर जगह आपको 3 लेवल मिलेगी। एक मेमोरी लेवल टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है, और रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग है। मेमोरी लेवल टीचिंग जो जनरली इंडिया में होती है उसको रोट लर्निंग कहते हैं। वो टीचर सेंट्रिक होती है, टीचर आपको बताता है अर्थ का सर्कमफरेंस इतना है, इसका डायमीटर इतना है, सन से अर्थ की डिस्टेंस इतनी है, मतलब सब फैक्चुअल मेमोरी, और टेबल आप याद करते हैं, और इसको आप जो है पहले मेमोराइज करते हैं, फिर रिटेन करते हैं अपने ब्रेन में, और फिर रिप्रोड्यूस कर देते हैं, उगल देते हैं। सो मेमोरी लेवल टीचिंग है, जनरली बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ऊपर के लेवल तक इंडिया में होता है। देन अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़े हायर लेवल की टीचिंग है। इसमें जो नेम है ये भी पढ़ लीजिए, हर्बर्ट्स टीचिंग मॉडल, ये पूछा जाता है फैक्चुअल, मॉरिसन टीचिंग मॉडल, इन्होंने दिया है ये। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग जो है, अब आप केवल जो है आप याद नहीं कर रहे हैं, आप अपने यहाँ कॉन्सेप्चुअल मैप अपने ब्रेन में बना रहे हैं, बहुत चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, नॉलेज जनरेट कर रहे हैं उस फैक्ट के बेसिस पे, अपनी उसमें वैल्यू, अपनी नॉर्म, ये सब को भी अटैच कर रहे हैं, उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल या रिफ्लेक्शन लेवल थिंकिंग बहुत हायर लेवल थिंकिंग होती है, जहां पे कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आप सोचने लगते हैं, और वो काफी ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव थॉट हो जाता है, यूनिक जैसा होता है, उसको टैसिट नॉलेज बोलते हैं, उस टाइप की नॉलेज आपको होने लगती है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जिसको कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहते हैं, हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज, वो रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग है, जो हायर एजुकेशन में होना चाहिए, जो इंडिया में होता नहीं है। अब यहां पे है, द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां देखिए मैं इलिमिनेशन कैसे यूज कर रहा हूं, आप पूरा पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। यहां पे आप आइए, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं मेमोरी लेवल टीचिंग, ये बिल्कुल गलत है। तो 4 जिस जिस ऑप्शन में उसको काट दीजिए, इसमें 4 है, खत्म कर दीजिए, इसमें 4 है, आपको बस 2 बच गया। अब इन दोनों को देखें तो इसमें जो है आप देखेंगे कि 1 and 3 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, इसका मतलब 1 3 को पढ़ना ही नहीं है, ये सही होगा और ये सही होगा।
अब केवल आपको देखना है कि इसमें 2 है, इसमें 5 है, बस 2 और 5 में एक चुन लेना है बस। अब 2 है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं उसके बीच में रिलेशन जो है आपको मेमोरी बेस्ड लर्निंग में जानना होता है, रिलेशनल नॉलेज होता है फैक्ट के बीच में। और 5 कहता है मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट। तो अब यहां पे आप बुरी तरीके से कंफ्यूज कर सकते हैं कि रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स जानना है या कॉन्सेप्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट जानना है। बेसिकली इसका कोई सीधा नहीं है कि आप इसको क्रैक ही कर देंगे 50-50। जब आप नेट पे जाके पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा तो मेमोरी बेस्ड में ये है कि कौन सा फैक्ट पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, सीक्वेंसिंग ये जरूर है, लेकिन रिलेशनल, कोरिलेशनल ये सब नॉलेज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है, इसलिए ये है। ऑफकोर्स मैं बोलूंगा कि ये इतना आसान नहीं है 1, 3, 5, लेकिन फिर भी 50-50 करना तो बेहद आसान है। इसको तो आपने पढ़ा भी नहीं, सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अदर, तो रिलेशनल सेग्रीगेशन ये सब नहीं है मेमोरी लेवल में, लेकिन हाँ सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट जरूर है। तो 1, 3 एंड 5, तो 1, 3 एंड 5 जो है आप इसमें टिक मार सकते हैं। आपको मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह आप जो है एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके 50-50 खेल लेते हैं। उसके बाद जरूर आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन थोड़ा सा यदि आपका लक साथ दिया तो आप समझ पाएंगे कि सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है इंस्टीड ऑफ रिलेशनल ऑफ फैक्ट और सेग्रीगेटिंग वन फीचर ऑफ फैक्ट फ्रॉम अदर। यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2 टाइप का जो है इन्वायरमेंट होता है, एक टीचर सेंट्रिक, क्योंकि यहां लिखा हुआ इसलिए मैंने दिया है टीचर सेंट्रिक एंड स्टूडेंट सेंट्रिक, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर सेंट्रिक जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, टीचर डायरेक्टली पढ़ाते उसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। लर्नर सेंट्रिक जो है इनडायरेक्ट मेथड है, खुद लर्नर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, टीचर के बताए हुए बातों को गाइड मान करके जो है वो अपने खुद ही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है या ऑनलाइन जाकर पढ़ता है, खुद काफी इन्वॉल्व होता है, वो पैसिव नहीं रहता है, वो अपना एक्टिव ब्रेन यूज करता है। जो टीचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट में पैसिवली स्टूडेंट जुड़ते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता है। मेमोरी लेवल का जो मैंने बताया कि लर्न करो, रिटेन करो और उगल दो, रिप्रोड्यूस, ये 3 इसके एलिमेंट हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज आर कंट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग। अब यहां पे चूंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लर्निंग की बात है, मैंने यहां पे आपको यहां दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट लर्निंग जो है वो एक तरह से टीचर सेंट्रिक है, टीचर डायरेक्टली गिव ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट, सीधा मटेरियल दिया इसको पढ़ लो, लेक्चर दिया इसको पढ़ लो, थ्रू वर्बल स्पीच एक्सप्रेशन बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ एजुकेटर is teacher directed environment है, because teacher stands in the classroom and lecture to the student, जो हम लोग जनरली इंडिया में होता है। तो लेकिन जो इनडायरेक्ट लर्निंग होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जो मैंने अभी बताया, टीचर गिव्स द नेसेसरी मटेरियल टू द स्टूडेंट, उसको खुद पढ़ने के लिए कहते हैं और उसको आपस में डिबेट करने बोलते हैं, वो खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, उस बेसिस पे टीचर केवल एक फैसिलिटेटर का काम करता है इस मेथड में। इनडायरेक्ट टीचिंग बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविज्म, आप लोगों ने पढ़ा है, the philosophical view that argues that people learn better and more than their own experiences। खुद आप कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, इट्स नॉट दैट कि टीचर ने बोला आपने उसको बिलीव कर लिया। ये हायर लेवल और गुड माना जाता है इनडायरेक्ट लर्निंग। अब यहां पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो डायरेक्ट लर्निंग को कंट्रीब्यूट करेगा। अब यदि आप देखिए तो यहां पढ़ते पढ़ते आप आएंगे, मैं तेजी से जा रहा हूं इसीलिए, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन जो है कभी जो है डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल इनडायरेक्ट है। तो आप इस 6 को जो है निकाल दीजिए, तो 6 यहां है, 6 यहां है, तो आपका ये 50-50 हो गया, आपने फिल्टर कर दिया। ये सब में आप फिल्टर कर सकते हैं इस पेपर में, तो आपने इलिमिनेट कर दिया। अब 2 बचा, 2 में यदि आप देखें कॉमन कौन है, तो इसमें 2 जो है वो कॉमन है, तो 2 को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये 2 हमेशा सही होगा, इसको छोड़ दीजिए। अब आइए 4, 5 है एंड 2, 3 है, तो इसको पढ़ते हैं, 2 को पढ़ते हैं, 2 तो सही हो गया, तो इसमें 3 को पढ़ते हैं। लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल, ये लेक्चर देना ये तो होगा ही, लेक्चर ही देते हैं इसमें डायरेक्ट लर्निंग में, तो 3 सही होगा। इसमें चूंकि 3 है ही नहीं, केवल इसमें है, तो ये कोई मतलब इशू ही नहीं है कि यही सही होगा। देखिए किस तरह से आप ऑप्शन को खेलते हैं, ऑप्शन के बेसिस पे कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये मेरा बताना इस वीडियो में एक बहुत बड़ा काम है आपके लिए। अब आइए चौथा हम लोग देखते हैं, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एडोलेसेंट लर्नर विच डिटरमिन हिज हर सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट इज द। अब यहां पे आप जो है नेट पे जाके भी पढ़ सकते हैं और अरिहंत पे भी दिया हुआ है कि एडोलेसेंट जो होते हैं वो एडल्ट से किस मायने में डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया पर अलग होता है। एडोलेसेंट जो है 10 साल से 19 साल के जो
टीन्स, प्री टीन्स एंड टीन्स को कहते हैं, जो कि अभी चेंज हो रहा होता है उनका पर्सनैलिटी, वो अब आइडेंटिटी खोजते रहते हैं, अपने पीयर ग्रुप से जो है वो एक स्टेटस चाहते हैं। सबसे बड़ा पीयर ग्रुप उस समय अफेक्ट करता है, कोई दोस्त क्या कर रहा है, वो उसको आप उसके नज़र में आप क्या हैं, जो रूसो कहते हैं, आप दूसरे के नज़र से जीने लगते हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, आपका जो टैलेंट है वो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं, आप क्लास में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपको पीयर रिकॉग्निशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो उसके सोशल मोरल डेवलपमेंट वो करता है, यदि पीयर है तो मेरा ये कहना है कि आप पीयर के पास जाइए, मतलब उससे उसके बारे में सोचिए। लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग अप विद पीयर इन द नेबरहुड, ये उतना नहीं है इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। और लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंसर दिया है, कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग फॉर इम्यूलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय में आप जो है एक हीरो वर्शिप करने लगते हैं, एक आइडियल बनाते हैं, और उससे जो है अपने वैल्यू और स्टैंडर्ड को इवेल्युएट करने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। यदि मुझे मारना होता तो मैं आइडेंटिटी क्राइसिस पे मारता, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर ये है। मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ जा रहा हूं, लेकिन ये है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के एडोलेसेंट के कौन से बिहेवियर जो है उसके सोशल और मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। मेरे अनुसार से सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है पीयर में उसकी क्या इमेज बनती है, स्टेटस बनती है, और वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे गढ़ता है उस पीरियड में 10 से 19 साल में। लेकिन फिर भी देख लीजिए, ऑफिशियल आंसर है ये, मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पे चूंकि एमओसीसी आया है और ये बहुत जगह आपको आएगा और आपको जानना है, इसलिए आपके सिलेबस में सीधा लिखा हुआ है, ये होता है ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मतलब एक तरह का जैसे कोर्सेरा है, अब यहां पे मैंने कई बार दिया, कोर्सेरा है या यूडमी है, अनअकैडमी का भी अभी काफी हो गया। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी एमओसीसी टाइप का ही है, लेकिन ये इतना कोई मैसिव नहीं है। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है, नैपटेल निकाला है, इंडिया में भी अर्नेट है, एंड मेनी अदर एमओसीसी प्लेटफॉर्म जो है वो निकाला गया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं निकाला है, स्वयं जो है एनटीए उसको स्वयं पे टेस्ट लेती है, स्वयं भी एमओसीसी है, इंडिया का अपना एमओसीसी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मतलब कि आप बिना किसी टीचर के, बिना किसी स्कूल के, सीधा आप जो है लॉग इन कीजिए ऑनलाइन कोर्स को, आप पढ़िए, उसको समझिए इनडायरेक्ट वे में, मतलब कि अपना ओन अंडरस्टैंडिंग, फिर एक टेस्ट जो है एनटीए लेगा, देके आपको सर्टिफिकेट दे देगा। ये एमओसीसी का पर्पस है। इसको मैंने कुछ यहाँ पे एमओसीसी कोर्स यहाँ पे दिए हैं, जो आप जानते भी, कोर्सेरा एंड यूडमी आप जानते होंगे, और बहुत सारे और। अब ये जो दो क्वेश्चन है, दोनों कॉमन सेंस क्वेश्चन है। वैसे ये दोनों साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, और थोड़ा बहुत आपको बताएंगे भी, आप साइकोलॉजी में जाके पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि लर्निंग जो है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, कॉग्निशन इटसेल्फ जो है साइकोलॉजिकल है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। आप बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं बच्चों का, इवन पालतू जानवरों का, और उसको आप किस तरह से टेक्निक यूज करते हैं साइकोलॉजिकल, जिससे होता है। और यहाँ पे उसका जो है एग्जाम्पल है, जैसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है कि आप रिवॉर्ड देते हैं। जैसे स्टूडेंट ने मान लीजिए क्लास में अच्छा परफॉर्म किया, तो जो टॉप किया एक टेस्ट में, आप उसको जो है प्राइज देते हैं, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। या आप ताली बजवाने बोलते हैं, ताली बजाओ सब, इसने अच्छा किया, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे सीधा लिखा गया, आप यहाँ देखिए, the behavior increases in frequency after the presentation of a stimulus। आप जो स्टिमुलस देते हैं, ताली बजवाना एक स्टिमुलस है, और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो जो बिहेवियर जो जिसके लिए आपने ताली बजवाया है, वो उसमें रेनफोर्स हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो हमेशा वो स्टूडेंट टॉप करना चाहेगा। आपने देखा होगा कि कोई कुत्ते को बॉल देते हैं और वो लपक लेता है, फिर उसको हम शाबाशी देते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, तो ये हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कर रहे होते हैं उसको, और वो बिहेवियर उसका बढ़ता जाएगा। निगेटिव रिइंफोर्समेंट जस्ट उल्टा है। आपने देखा होगा कि जैसे ये उस टाइप का स्टिमुलस है जो कि आप हटाना चाहते हैं। जैसे टीचर जो है आपको डांटता है, यदि आपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया या कोई आंसर नहीं बताया, तो अब अगली बार डांट नहीं खाने के चलते आप जो है उसको चेंज करेंगे, मतलब वो बिहेवियर लाएंगे जो टीचर चाहता है, मतलब आप याद करेंगे। सो इट इज द बिहेवियर इंक्रीजेज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। तो आपको टीचर नहीं डांटेगा तो आप तभी नहीं डांटेगा जब आप उसको बिहेवियर उस चीज को करेंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि घोड़े को जब हम, जैसे कि एक देखेंगे, जब घुड़सवार होता है वो पैर से दाबता है, पिंच करता है उसके कंधे के पास में, और फिर जब वो पिंच हटाता है तो वो घोड़ा वैसा बिहेव करता है जो वो चाहता है, क्योंकि घोड़ा चाहता है कि वो प्रेशर हटा ले।
तो निगेटिव जो रेनफोर्समेंट होता है वो हटने से जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वैसे आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ए का 4 है और ए का 4 केवल एक ही है, तो आप बाकी को मैच कर लीजिएगा इसके अनुसार से। जैसे बी का जो है 3 है, पनिशमेंट को इन्होंने डिफाइन किया, आप पढ़ सकते हैं, सब साइकोलॉजिकल है, पनिशमेंट को डिफाइन किया, सी का 2 है और एक्सटिंक्शन का 1 है। इसको नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा, मैंने मैच भी कर दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। ये भी जो है कॉमन सेंस से कर सकते हैं। जैसे आप यहां केवल आइए, इंटरलीव प्रैक्टिस, यदि आप वोकेबलरी जानते हैं, इंटरलीव का मतलब होता है कि पेजेस के बीच में हम कुछ घुसा दिए, कोई कलर्ड पेज है व्हाइट घुसा दिए, मतलब मिक्सिंग कर देना। तो एक ही इसमें है जो कि मिक्सिंग है, मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर व्हेन स्टडिंग, इसको इंटरलीव प्रैक्टिस कहते हैं। जो इसी से आपका क्रैक हो जाएगा। डी का 1 केवल एक ही में है और आपको कहीं है ही नहीं। अब बाकी आप मैच कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, कॉमन सेंस है, बिना पढ़े बिना मैच किए मत आगे बढ़िएगा। मैं बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे ये वीडियो को खत्म करना है तेजी से, लेकिन ये सब कॉमन सेंस क्वेश्चन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब ये तो एकदम ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि वेदास के काल में जो है वो ये लिखा गया है कि स्टूडेंट जो है वो वैदिक स्कूल ज्वाइन करते थे, टीचर अपना घर को छोड़ देते थे और वो ओरल लर्निंग होती थी, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं, मतलब कि सुना हुआ जो होता है जिसको आप याद कर लेते हैं। तो वो वैदिक स्कूल में किस संस्कार के बाद, सेरेमनी के बाद लोग ज्वाइन करते थे बच्चे, उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। और इसीलिए जो है उसमें आपको उपनयन में जो हिंदुओं में प्रथा है उसमें भिक्षा दी जाती है, वो भिक्षा मांगते हैं क्योंकि अब उनको भिक्षा मांग के ही अपनी जो है पढ़ाई करनी है। और फिर वो एक अलग तरह का वस्त्र धारण करते हैं, अपने बाल मुड़ाते हैं और अपने गुरु के साथ जो है घर को छोड़ करके वो मतलब गुरुकुल में रहते हैं। ये सब उपनयन जो हमारे वैदिक संस्कार जो है। अब जून 2019-20 से हम लोग निकल के आ गए हैं। अगेन मैंने जैसा बताया कि जो अरिहंत में जो क्वेश्चन दिए हैं वो मैंने लिया है 2 पार्ट में। Which of the learner characteristic will influence his her perspective in a course of study? तो ये भी जो क्वेश्चन है इसको आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं। आप यहां पे चलिए पढ़ते पढ़ते जब यहां आएंगे, फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, ये कहता है कि जो स्टूडेंट है लर्नर, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस करती है, उसका क्लास में कैसा पर्सपेक्टिव बनता है। अब बताइए फैमिली साइज ऑफ लर्नर से क्या मतलब है। तो 5 जो है उसको हटा दीजिए, इसमें आपने देखा, आपने 50-50 गेम खेल लिया तुरंत, एक मतलब एब्सर्ड आपको सब में मिल जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन खोजिए, ये दूसरा टेक्निक, दूसरा स्टेप बता रहे हैं। तो 1 इसमें दोनों में कॉमन है, तो 1 को पढ़िए ही मत, ये सही होगा, छोड़ दीजिए। अब केवल इसमें देखिए 2, 3 भी कॉमन है, 3 को भी मत पढ़िए, ये भी सही होगा। अब पढ़िए 4 एंड 2, या तो 4 सही होगा या 2 सही होगा। 4 पढ़ते हैं, स्किल ऑफ द लर्नर इन कंसर्न एरिया, चलिए ये भी अच्छा है। और 2 क्या है, पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर, ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है अच्छा है, 1, 3 एंड 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे हम क्रैक कर सकते हैं थोड़े बहुत ही जानते हुए, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक से और स्किल से, कि कैसे कॉमन हम ढूंढते हैं। जब 2 ऑप्शन ही केवल सही हो और दोनों में 2-2 ऑप्शन कॉमन हो तो बस एक ही ऑप्शन को देखना है। ये मैंने यहां आपको टेक्निक बताई। Which of the strategies in the list given below will be associated with direct teaching? Again फिर वही आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टीचिंग अगेन मैं कहूं तो टीचर सेंट्रिक होती है, टीचर मोनोलॉग बोलता है, सीधा इंस्ट्रक्शन देता है, ये करो, और आप वो करते हो, ज्यादा मेमोरी बेस्ड हो जाता है, आपको रिफ्लेक्ट नहीं करने देता है। इनडायरेक्ट में खुद आप अपने को इन्वॉल्व करते हैं, टीचर के बताए हुए रास्ते पे गाइड के तौर पे उनके बातों को और अपने ओन रिफ्लेक्शन से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, वो ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है। अब यहां अगेन देखिए कि ये कह रहा है कि इसमें से कौन एसोसिएटेड है डायरेक्ट टीचिंग से, क्या कभी प्रमोटिंग इंक्वायरी होगा, ये तो इनडायरेक्ट का है, तो इसको आप 2 को हटा दीजिए। तो 2 को यदि हमने हटाया तो ये दोनों हट गया। अब ये दोनों हटा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 4, 5 कॉमन है। तो 4, 5 यदि कॉमन है तो हम पढ़ेंगे ही नहीं 4, 5 को, मान लेंगे सही है, ये भी सही है एंड 5 भी सही है। अब केवल हमको देखना है 4, 5 में से 1 एंड 6 में देखना है, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, चलिए अच्छा है, इसको देख लेते हैं। और 6 है प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं ये इनडायरेक्ट में होगा, इसलिए 1 सही है। तो 1, 4, 5 वेरी इजी। मैं बार बार आपको मैं यही टेक्निक समझा रहा हूं, टेक्निक। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट, डिप्लोमास, डिग्री, मार्कशीट। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको लड्डू क्वेश्चन है, इसको लपक लेना चाहिए।
ये नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है। आपने कोई डीयू में कोई कॉलेज ज्वाइन किया, उसको ये अब कहा जाता है कि आप एनएडी में उस बच्चे का सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें, जिससे कि कभी भी वो मास्टर्स में एडमिशन लेगा तो फिर उसको आपके यहाँ से निकाल के नहीं देना है, वो एनएडी में अपना जाकर के उस बच्चे का देख ले, उसका यूनिक आईडी होगा। तो ये जो है एनएडी है, अब ये पढ़ लीजिए यहाँ पे, एनएडी मैंने नेट से ही लेकर के दे दिया है। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपके साथ, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर इसका एक सुपर सेट है, मतलब डिजी लॉकर का एक पार्ट जो है एनएडी है। डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि सारे सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, आपके और जितने सर्टिफिकेट हैं या रिकॉर्ड्स हैं, उसको आप अपना डिजिटल लॉकर है, जैसे आपका बैंक में लॉकर होता है, वहां आप क्लाउड में आप अपलोड कर देंगे। वो एनआईसी ने वो क्लाउड बनाया है, सर्वर में रहेगा, और कोई भी अथॉरिटी उसको, जैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट कहीं देना, आप बोलिए मेरे डिजी लॉकर में ये आईडी है, आपको ऑथराइज कर दीजिए, वहां से ले लेगा। तो ये डिजी लॉकर का जो है कॉन्सेप्ट है। स्वयं जो है, मैंने फिर से एक बार यहां पे दे दिया है, स्वयं जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जो कि एमओसीसी है, बेसिकली मैसिव ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का खुद, जहां पे कि आप जाकर के अपने से जो है अचीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इक्विटी क्वालिटी एजुकेशन में। ऑब्जेक्टिव इस एफर्ट का है, इंडेवर का है, टू टेक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स टू ऑल, मतलब इंक्लूसिव टीचिंग बनाना, इसको डिजिटल डिवाइड को हटाना। लेकिन डिजिटल डिवाइड केवल इससे तो नहीं हटता ना कि स्वयं है, यदि आपके पास लैपटॉप ही नहीं है, टैबलेट नहीं है, और है भी और इंटरनेट स्पीड नहीं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, 4G नहीं है, 5G अब आने वाला है, तो वो तो डिजिटल डिवाइड रहेगा ही, केवल एक क्लाउड में प्लेटफॉर्म होने से नहीं होगा। इस चीज को आप जरूर आपको समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट हैं वो इंपावर्ड तब होंगे जब उनको उनके गांव में रहने वाले या जंगल में रहने वाले, वहां भी इंटरनेट हो, वहां भी उनके पास इतने पैसे हो कि वो स्मार्टफोन और टैबलेट खरीद सके, तब डिजिटल डिवाइड मिटेगी। केवल इससे नहीं मिटेगी कि आपने स्वयं प्लेटफॉर्म और स्वयं का जो है बहुत सारे लेक्चर बहुत अच्छे दे दिए, उससे तो जो बच्चे रिच हैं, मिडिल क्लास के हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास शहर में रह रहे हैं, वो तो उसको स्वयं से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उनका क्या होगा जिनके पास में कि मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, टैबलेट नहीं है, उनका क्या होगा? ओके, हम लोग थोड़ा भटक गए, लेकिन ये भी सोचने की बात है जो मैं आपको बोल रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, तो ये इसका आंसर हो गया दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये स्वयं होगा, ये नॉन कन्वेंशनल है, अदरवाइज तो सब कन्वेंशनल, फेस टू फेस, ट्यूटोरियल, सेमिनार, तो ये सब बहुत लड्डू क्वेश्चन है, जिसको आपको छोड़ना नहीं है। हु डेवलप थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको एक बार याद कर लेना है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। उन्होंने 83 में एक बुक लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस जो है एक नहीं होता है, आईक्यू एक नहीं होता है, 8 आईक्यू अलग अलग जो है इंटेलिजेंस होते हैं, और ब्रेन के अलग अलग पोर्शन में होते हैं। मतलब यदि एक एक्सीडेंट हो जाए और एक पोर्शन मिट जाए, तो आपका हो सकता है केवल एक पार्ट इंटेलिजेंस का मिटे, और उन्होंने उसको कई में बांटा, ऐसे किसी को विजुअल ऑडियो का जो है इंटेलिजेंस अलग होता है, किसी को स्पैशियल स्पेस में, किसी को काइनेटिक्स मूव करने का जो है अलग होता है, किसी को इंटरपर्सनल स्किल जो है वो अलग होती है। तो अलग अलग तरह के 8 टाइप के जो है इंटेलिजेंस को उन्होंने बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आगे पढ़ सकते हैं इसको। Which among the following describes the emotional intelligence of learning? इसको इमोशनल क्वोशेंट भी कहते हैं, आजकल बहुत इस पे फोकस है। आपने देखा वो जो गार्डनर ने बताया था, उसमें से 1 इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस था, वो जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको एक तरह से कह सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशन। अब देखिए, जैसे बॉस ने जो है ऑफिस में सपोज आपको बहुत जोर से डांट दिया, तो आपका वहां इमोशनल इंटेलिजेंस जो है मैटर करता है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे समझिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं, जो जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस काफी हाई होता है, वो जब बॉस से मिलने जाएंगे ऑफिस में, तो वो उसके पीए से पूछेंगे कि बॉस का आज मूड कैसा है, सुबह में उन्होंने कुछ ऐसा डांटा तो किसी को नहीं है। यदि वो बोलेगा कि अरे सुबह से बहुत गर्म है, 3-4 बार डांट चुके हैं, चाय भी उन्होंने पलट दिया है, प्यून को डांटा, तो उस समय में वो सबऑर्डिनेट चुपचाप लौट जाए, क्योंकि उसको छुट्टी चाहिए है। यदि बॉस को उसने उस समय में ट्रिगर किया, तो उसकी छुट्टी जरूर कैंसिल हो जानी है। लेकिन यदि पीए ने बताया कि बॉस तो आज सुबह से बहुत अच्छे मूड में है, इनको ना बहुत अच्छी खबर आई है, कोई भी परिवार में हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कोई शेयर मार्केट का हो, चाहे प्रमोशन का हो, तो आप यदि वहां पे जाके अपनी छुट्टी 10 दिन का मांगेंगे, तो आपको 10 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो ये इमोशनल जो है वो क्वोशेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, अपना इमोशन को समझना, दूसरे के इमोशन को समझना, और इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग होना, कहीं विचलित नहीं हो जाना।
इसको आजकल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा, मतलब आईक्यू से भी ज्यादा ईक्यू को जो है वैल्यू दी जाती है वर्क प्लेस पे। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। तो इसमें देखिएगा अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर पीपुल एंड योर ओन, तो ये तो होगा ही क्योंकि ये डेफिनेशन है। तो वन किस में है? वन वन केवल दो ही में है, इसका मतलब इन दोनों को हटा दीजिए। अब यहां पे मैं इलिमिनेशन नहीं, सिलेक्शन टेक्निक यूज कर रहा हूं। वन को जरूर होना है, तो ये दो में है। अब इसमें देखिए इन दोनों में वन जो है कॉमन है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं 2 3 है, 4 6 है। पहले चलिए 4 को पढ़ते हैं। एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर सिचुएशन, ये तो डेफिनेटली होगा, और ये भी यदि डेफिनेट होगा और ये इसमें नहीं है तो इसको सीधा काट दीजिए। अब आगे पढ़िए भी मत 6 को, देखिए किस तरह से आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब ये होता है कि सभी बैकग्राउंड, गरीब, डिसएडवांटेज, मार्जिनलाइज, सब बच्चों को जो है, जो डिजिटल डिवाइड इसको बोलते हैं, डिवाइड नहीं होना चाहिए। आप सबको आगे यदि पढ़ने का मौका देते हैं, इक्विटी जिसको कहते हैं, नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी बट इक्विटी, मतलब इक्वल्स आर ट्रीटेड विथ इक्वल एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, यदि अरिस्टोटल के उसको करते हैं। तो यहां पे आप आके अटक जाएंगे। सबसे बड़ा स्टेटमेंट, सबसे सही क्वेश्चन ऑप्शन, सॉरी, सबसे बड़ा स्टेटमेंट, ज्यादा चांस, सबसे सही, ये सबसे बड़ा है। टीचर मेक्स द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास। इंक्लूसिव यही है, इंक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिव होगा कि आप अमीर बच्चों को अलग बिठाएं। एक्सक्लूसिव टीचिंग क्या होती है? जैसे कि आईटी के कोचिंग वाले करते हैं या मेडिकल कोचिंग वाले, वो जो टॉपर होते जाते हैं उनको अलग अलग सेक्शन करते हैं, टॉपर सेक्शन, फिर सेकंड टॉपर सेक्शन, तो उसमें बच्चे को सेग्रीगेशन होता है। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते उनको बैक बेंचर क्लासेस में डाल दिया जाता है। वो एक्सक्लूसिव टीचिंग है, रॉन्ग, ये इंक्लूसिव टीचिंग है। टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट। डिस्कशन होना चाहिए क्लास में, मतलब डिस्कशन को इनकरेज करना है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन जो है क्लास में डिस्कशन, डेलिब्रेशन को इनकरेज करेगा? अब यहां पे एक देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, इसका क्या जरूरत है? ये तो कोई, इसको आप हटा सकते हैं। तो 4 को यदि अब हम हटाते हैं तो ये हट जाता है। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट ये है। अब आगे यदि देखें कि लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट, यदि लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्कशन कभी होगा क्या? 5 जरूर होना चाहिए, तो ये भी हट गया। अब इन दोनों में देखिए कि इसमें 2 और 5 कॉमन है, तो केवल 1 3 को आपको देखना है। अब 3 को देखिए, टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यस, यदि टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होगा तभी तो डिस्कशन होगा, तो आपको मिल गया यहां पे। अब 2 को देखना भी नहीं है, सॉरी 2 तो कॉमन है, मतलब कि 1 को देखना ही नहीं है। 2 3 5, इस तरह से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बाकी पढ़ लीजिएगा। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड की बिहेवियर्स। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है कि ये मैंने इफेक्टिव टीचिंग काफी नेट पे भी पढ़ा, अरिहंत में भी पढ़ा, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें काफी सारे लगते हैं। मैं आपको इसके लिए छोड़ जा रहा हूं। इसकी जो ऑफिशियल आंसर है वो 145 है, लेकिन मैं कुछ और भी देख रहा हूं, इसलिए मैं भी छोड़ रहा हूं। देखिए इफेक्टिव टीचिंग मतलब क्या है कि आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, जो यहाँ पे लिखा है प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विथ मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन, तो ये 5 इसमें आता है। इसके अलावा वेरिंग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन आपका हो, जो इसमें आता है कि आप डिफरेंट तरीके से, कभी आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया, कभी पिक्चर दिखाया, कभी ऑडियो विजुअल दिखाया, हर तरह के प्रेजेंटेशन से आप क्लियर करना चाहते हैं। एंड ओरल डिलीवरी, मतलब कि डायरेक्ट ऑडिबल ओरल डिलीवरी ऑल स्टूडेंट को है, तो 145 सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा सही नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा हूं। जैसे कि देखिए, वार्मिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप लर्नर के साथ होना बहुत इफेक्टिव है, की बिहेवियर है टीचर का, इफेक्टिव बनना चाहता है, वो क्यों इसमें छांट दिया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे और भी है, इनकरेज स्टूडेंट टू एलेबोरेट एन आंसर, ऑर्गेनाइजिंग व्हाट टू कम एंड समराइजिंग व्हाट हैज गॉन बिफोर, ये भी इफेक्टिव टीचिंग है। क्यों ये सब नहीं लिया गया है, आप सोचिएगा इस पे। चलिए, in a classroom situation, a teacher organizes group discussion to help arrive at a solution of a problem in terms of model of communication used। अभी आपने देखा ग्रुप डिस्कशन पे एक क्वेश्चन था, अब यहां दूसरा कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि जब आप ग्रुप डिस्कशन कराते हैं तो वो कम्युनिकेशन का कौन सा मॉडल आप जो है यूज करते हैं, और वो है ट्रांजेक्शनल मॉडल। ट्रांजेक्शनल मॉडल पे जो है आप बहुत सारा चीज पढ़ सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मतलब एक्सप्लेनेशन है कम्युनिकेशन का, जो कि आप याद कीजिए, मैरी पार्कर फोलेट ने जो सर्कुलर रिस्पॉन्स कहा था वो भी उसी तरह का है। इसमें यह माना जाता है कि दो व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो ये कोई सिंपल बातचीत नहीं होती है। जब कोई
मान लीजिए पति पत्नी बात कर रहा होता है, टीचर स्टूडेंट बात कर रहा है, तो उसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। उसका जो एक सेंटेंस का जो मायने है, उसको जो लिसनर होता है वो अलग सुनता है, जो थर्ड पार्टी होगा वो अलग सुनेगा। यदि एक फादर अपने बच्चे को बोलता है कि तुमने आज फिर होमवर्क नहीं की, टाइम से खेल रहे हो, वो बच्चा एक अलग उसको सुनता है, उसके अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, वो कई सालों का जो सुनना है उससे उसको फिल्टर करता है। मतलब कि ट्रांजैक्शनल जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, इट इज डिफाइंड एज टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच सेंडर एंड रिसीवर कीप ऑन इंटरचेंजिंग देयर पोजिशन ऑन as communicator to not just exchange messages. They are not simply exchanging messages, but also to construct their social realities within the physical, psychological, social, relational and cultural context. वो एक तरह का दोनों के बीच में जो है ना, वो साइकोलॉजिकल एक्सचेंज होता है, वैल्यू एक्सचेंज होता है, टसल होता है, और इसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। दो आदमी कैसे बात करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजी है, जिसपे कि एक पूरी बुक भी लिखी गई है, बहुत सारे बुक लिखी गई, मैंने उसमें एक बुक पढ़ा भी है। उस बुक का नाम है बोर्न टू विन। इस बुक को आप पढ़िएगा, लाइफ चेंजिंग बुक है, मेरी जीवन इससे बदली है, क्योंकि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बेसिस पे ये बताता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो समझो कि वो बात कहां से आ रही है, ये बात ये बताता है। जब आपकी पत्नी मान लीजिए आपसे कहती है, सपोज कि बहुत दिन हो गए कि हम लोगों ने पिक्चर नहीं देखा, तो वो सिंपल एक मैसेज नहीं है, उसमें बहुत सारे चीजें हैं वो समझने की। इसी तरह से बॉस आपको बोलता है, टीचर आपको बोलता है, तो वो चीजों को कैसे समझ सकते हैं, वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और ट्रांजैक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। वेरी इजी बट वेरी वेरी पॉपुलर टर्मिनोलॉजी, जो आप कभी भूलना आपको नहीं चाहिए। When the learning outcome of students are ensured with employment of less resources and effort on part of the teacher and more initiative for self-learning is evident, which of the following expression will describe the teacher most appropriately? Teacher effective है, सिंपल, ये सब एकदम कॉमन सेंस है। यदि वो स्टूडेंट खुद लर्न कर पा रहा है टीचर के हेल्प से, तो टीचर इफेक्टिव है। केवल वो यदि पैसिव है तो टीचर इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे जो है मैं कम्युनिकेशन में हैरोल्ड लैसवेल का आपको कहना चाहता हूँ कि आप यदि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो लैसवेल ने हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन, उन्होंने कम्युनिकेशन में उसी टाइप में कहा था कि हु कम्युनिकेट, हु सेज व्हाट इन व्हाट चैनल टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट। लैसवेल कम्युनिकेशन सिस्टम के बड़े ज्ञाता थे। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन ए क्लासरूम हेल्प्स मी। जब आप पीयर ग्रुप, जब आप दोस्तों में, आप एक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको कोई चीज बताया, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस या ट्रांजैक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और यदि आप आपस में 10 स्टूडेंट से आप क्लास में बात कर लो, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कई बार कॉलेजेस में ये कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये लेट अस डिस्कस ऑन दिस, तो हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होते हैं बेसिकली। लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट फॉर टीचर। ये सब बहुत सिंपल है। लिसन इसलिए करना चाहिए कि यू कैन अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। टीचर यदि सुनेगा नहीं स्टूडेंट के, तो कैसे समझेगा कि उस स्टूडेंट को क्या समस्या है। तो एक अच्छा लिसनर टीचर को इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर है। इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर वही आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब हर बैकग्राउंड के चिल्ड्रन को एक साथ लेके चलना। मतलब ये है, सब छोड़ दीजिए। इंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द एजुकेशन, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ हो, उसका सेक्स कुछ हो, उसका जो है वो गांव से आता हो, शहर से आता हो, किस रेस से आता है, किस रिलीजन से आता है, किस जेंडर से आता है, इससे मतलब नहीं है, किस तबके से आता है, किस क्लास से आता है, लेकिन सबको सेम एजुकेशन मिले, सिमिलर इक्विटी हो। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, अभी आपने देखा 3 लेवल, मेमोरी बेस्ड या मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड लेवल है जो कि हाईएस्ट लेवल है, वो है रिफ्लेक्टिव, जहां पे कि स्टूडेंट खुद रिफ्लेक्ट करने लगता है। वहां पे मेटा कॉग्निशन होता है। कॉग्निशन क्या है बेसिकली समझिए। कॉग्निशन वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है दिमाग में, केमिकल लोचा कह लीजिए, जिसमें हम नॉलेज जो है डेवलप करते हैं। जब टीचर बोलता है तो आपको साउंड एनर्जी आपके दिमाग में आती है, और वो दिमाग में जो है केमिकल ब्रेन सेल को हिलाता है, और वहां पे आपका अपना जो एक्सपीरियंस होता है, आपके अपने जो प्रायर नॉलेज होता है, उससे वो चिपकता है और एक कॉन्सेप्ट मैप बनता है, और ये कॉग्निशन के थ्रू आपका नॉलेज बनता है, और वो एक नॉलेज बन के फिर एक सेल में चिपक जाता है। ये कॉग्निशन है। लेकिन मेटा कॉग्निशन जो है, वो उसका भी कॉग्निशन का कॉग्निशन है। मेटा कॉग्निशन इज अ मेटा नैरेटिव, नैरेटिव का नैरेटिव। तो मेटा कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग एंड लर्निंग। जब आप ये सोचने लगते हैं कि हमने ऐसा जो समझा है वो क्यों समझा है, ऐसा अलग क्यों नहीं समझा, जब आप अपनी समझ पे ही समझ डेवलप करने लगते हैं, तो वो मेटा कॉग्निशन होते हैं। और इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें यहां पे लिखी गई है, मैं हड़बड़ी में छोड़ रहा हूं, इसको पढ़। जैसे इट इन्वॉल्व्स नोइंग व्हेन यू नो, नोइंग व्हेन यू डोंट नो। आई एम नॉट एबल टू
restrict myself not reading this. तो मेटा कॉग्निशन बहुत मजेदार चीज है, आप नेट पे जाकर पढ़ सकते हैं। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को दर्शाता है, मेटा कॉग्निशन। इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन द टर्म आरजीबी, पता नहीं इन्होंने क्यों दिया है, ये टीवी कम्युनिकेशन में यूज होता है, वीडियो कंप्रेशन में आरजीबी जो है रेड ग्रीन ब्लू को कहते हैं। इसी से सब कलर बनते हैं। जो आपका पहले जो पिक्चर ट्यूब आता था मोटा सा, उसमें तीन ही ट्यूब होते थे, आरजीबी। कई बार एक ट्यूब फ्यूज आ जाता था रेड का, तो आपको ग्रीन ब्लू, केवल ग्रीन ब्लू मिक्स करके बहुत सारे कलर आपको दिखेंगे नहीं। तो आरजीबी को मिक्स करके आप सारे कलर जनरेट कर सकते हैं। ये कलर की टेक्निक है, तो इसलिए इसको आरजीबी कहते थे शॉर्ट में। एनीवेज क्यों पूछा आई डोंट नो। यहां पे जो है मैंने आपको बहुत सारा टिप्स दिया है, मतलब नॉलेज दिया है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों पढ़ लीजिए। ये जो लेवल है रिफ्लेक्टिव, ये हंट एंड बिग ने दिया है। इसमें क्या क्या आता है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एबिलिटी, ये आएगा एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब बहुत जगह आपको यूज आएगा। मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि आप यदि इस वीडियो को देखें तो केवल इस वीडियो को देख करके आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा प्रयास है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाई ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। हाई लेवल, वो रिफ्लेक्टिव जैसा हो जाता है। तो लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंसेस, अब तो हाई लेवल नहीं है। लर्निंग रोल्स, एक्शन नहीं। लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शंस, इससे अच्छा आपको ऑप्शन इसमें मिलेगा नहीं। ये तो और अवेयरनेस एंड वैल्यूम तो उससे भी ऊपर हो गया, वो बताएंगे अभी। तो सी है। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, नो व्हाट, नो हाउ, नो व्हाई, केयर व्हाई। ये केयर व्हाई सॉर्ट में चली जाती है। नो व्हाट बहुत सिंपल है, मेमोरी बेस्ड लर्निंग है, फैक्चुअल नॉलेज। चलो अर्थ का डायमीटर ये है, अर्थ से मून का डिस्टेंस ये है, लाइक दैट। 2 into 2 4 होता है, लाइक दैट। नो व्हाट। नो हाउ जो है वो स्किल बेस्ड नॉलेज है, जो गांधी जी कहते थे, हाथ से जब आप करने लगते हो। डॉक्टर की जो ट्रेनिंग होती है, इंजीनियर की जो लैब में ट्रेनिंग होती है। नो हाउ। नो वाई जो है वो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हो जाता है। नो वाई कई बार रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ये क्यों होता है ये चीज। क्यों जो है अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो दिन रात उससे कैसे चेंज होता है, लाइक दैट। वाई, ये हाई लेवल है जो यहाँ पे हो रहा है। केयर वाई जो है वो वैल्यू बेस्ड नॉलेज होता है। नॉलेज का कब कब इस्तेमाल करना है, किसके लिए करना है। ये नॉलेज क्या पावर से रिलेटेड है कि नहीं, जो फूको कहते हैं। क्या नॉलेज न्यूट्रल है। नॉलेज क्या समाज को बांटता है। नॉलेज क्या समाज में पावर का डायमेंशन है, या नॉलेज नहीं होना और होने में क्या फर्क है, हेजोमनी क्या है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। ये जो केयर वाई। इंस्ट्रक्शन विच इनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, ये तो एक तरह का टेक्निकल वर्ड यदि आप जानते हैं। जैसे अभी आपने देखा ना, बहुत सारे वर्ड आप जानते हैं, तो इंटरलीव्ड यदि आप जानते हैं, मेटा कॉग्निशन जानते हैं, कॉग्निशन तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहां सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस यदि आप जानते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे अभी एसिंक्रोनस है, मैं बोल रहा हूं और आप इसको सुनेंगे अलग टाइम में, ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। आप मुझसे डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आज मैं गूगल मीट या जूम पे आपसे डायरेक्टली ये लेक्चर ले रहा हूं, तो वो सिंक्रोनस होगा। आप बोलेंगे सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, जब हम आपस में सीधा बात कर रहे होते हैं। जब टेलीफोन पे आप बात कर रहे होते हैं सिंक्रोनस होता है, लेकिन जो बहुत पहले जब टेलीग्राम आप भेजते थे तो एसिंक्रोनस होता था। तो ये सिंक्रोनस है, जब एक ही टाइम में पार्टिसिपेशन इंटरेक्शन हो तो सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन है। यदि मोनोलॉग हो तो एसिंक्रोनस, टीचर बोलेगा पहले पूरा लेक्चर सुन लो फिर तुम पूछना, एसिंक्रोनस है। What are the elements of evaluation plan? ये मैंने आपको बताया हुआ एलिमेंट्स ऑफ इवेल्यूशन प्रोसेस है। पर्पस, ऑडियंस, रिसोर्स, एविडेंस, ब्ला ब्ला पढ़ लीजिएगा। इवेल्यूएशन मतलब जब टीचर टेस्ट करता है। इवेल्यूएशन दोनों तरह का होता है, टीचर का भी टेस्ट होता है। जब आपको इवेल्यूएशन फॉर्म दिया जाता है एक कोर्स के अंत में, तो आपको ये भी पूछा जाता है कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, आपको समझ में आया कि नहीं, उनका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा था। तो ये पूरे कोर्स का इवेल्युएशन भी होता है, और कई बार टीचर भी स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं। तो उसके लिए पर्पस होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, एनालिसिस पढ़ लीजिएगा। ऑथोरिटी इसमें ऑड वन आउट है, इसीलिए 1 2 3 होगा, पढ़ लीजिएगा। इवेल्युएशन का मैंने 2 डेफिनेशन दिया है, ये भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सिंक्रोनस का मीनिंग तो मैंने आपको बताया। Which of the following is the key behavior contributing to effective teaching? Again वही क्वेश्चन जो वहां आपको कंफ्यूज किया था, फिर से एक बार जो है वो आ जाता है यहां पे। यहां पे आसान है कि आपको एक ही सही है। अब आप देखिएगा तो समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय ए स्टूडेंट, ये भी है लेकिन पूरा नहीं है। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू इलैबोरेट एन आंसर, ये भी है लेकिन पूरा नहीं है। यूजिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, ये भी सही है, लेकिन सबसे सही है एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन ए लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। इससे अच्छा इसमें कौन सा ऑप्शन है? जस्ट कॉमन सेंस से आप सबसे बड़ा स्टेटमेंट सबसे सही स्टेटमेंट पे भी निकाल सकते हैं।
यहां पे जो है इवैल्यूएशन का टाइप, क्योंकि आगे आएगा आपको, यहां पे लिखा है विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। तो देखिए 3 टाइप का इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव जो है पढ़ाते समय ही जब आप कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते हैं और उसमें जो फीडबैक आता है उससे आप आगे के पढ़ाने को ही चेंज कर देते हैं, आप मतलब फाइन ट्यून करते रहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स होता है, समेटिव एट द एंड ऑफ कोर्स, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक जो है स्टूडेंट के डिफिकल्टी को डायग्नोस करने के लिए होता है। तो यहां है विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्निंग। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वेरी वेरी इजी, ये सब बस ये जानने से आपका हो जाएगा। यहाँ समेटिव भी है, फॉर्मेटिव भी आगे आएगा, आसान है। In which method of knowledge, arriving at knowledge, the emphasis is on both preceding from particular to general, bottom to top, inductive, याद रखिए, जिसको empirical भी कहते हैं। Preceding from particular to general and from general to particular, top to bottom, deductive, प्लेटो को याद कीजिए, जो कि एब्स्ट्रैक्ट या नॉर्मेटिव वे होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये कहता है क्या होगा, सिंपल साइंटिफिक होगा। इंडक्टिव डिडक्टिव हो नहीं सकता है, एनालॉजिकल ये तो कोई मतलब एनालॉजिकल तो होगा नहीं, तो एक ही मतलब एलिमिनेशन से आप कह सकते हैं साइंटिफिक, क्योंकि इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों है। ज्ञानवाणी क्या है, अब जैसे स्वयं, ज्ञान प्रभा, एमओसीसी, ज्ञानवाणी, ये सब जानिए। ज्ञानवाणी जो है एक एफएम चैनल है, एफएम चैनल जो होता है ना शहर में 50-60 किलोमीटर तक एफएम रेडियो, इग्नू का, जहां पे कि आप उनके क्लासेस को सुन सकते हैं, एजुकेशनल एफएम रेडियो। इस तरह के नेट पे जाके और पढ़ लीजिए, हो सकता है कि अभी एक साल में और कुछ आया हो, मैं भी आपको बताऊंगा आगे। कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है, वो कोन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, ये एडगर डेल ने दिया था। बड़ा मजेदार है, इसलिए आगे के स्लाइड में मैं आपको इसको बता रहा हूं। कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक बार देख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। आप लोग जानते हैं ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है, ये कोन है, देखिए ये कहता है कि जब आप सुनते हो, केवल पढ़ते हो तो केवल 10% याद कर पाते हो, मतलब रिटेन कर पाते हो। जब सुनते हो तो 20%, इसलिए अपने पढ़ने से अच्छा होता है कि टीचर पढ़ा रहा हो, तो आपको ज्यादा फायदा होगा यदि ध्यान से सुनोगे। लेकिन यदि आप इमेज देखते हो, स्टिल इमेज, तो 3%, 30% रिटेन कर पाते हो। यदि वीडियो सब देखते हो, वीडियो मूवी देखते हो तो 50%, और खुद अपने से जब करने लगते हो, कुछ कहते हो और लिखते हो तो 70% रिटेंशन होता है, और खुद करते हो तो 90%। मतलब ये एकदम बहुत सिंपल पढ़ाई में है, खुद अपने से करो तो सबसे ज्यादा। इसीलिए हम कहते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस करो, अपने से करो। यदि आप केवल रीड करोगे तो सबसे कम आपको होगा। टीचर का मेरी यूट्यूब वीडियो देखोगे तो आपको 20% रिटेन होगा। यदि आप इमेजेज और ये सब जैसे मैं दिखा रहा हूं तो ज्यादा होगा, यदि मैं मूवी दिखाऊं तो और ज्यादा होगा। इसलिए मूवी जो यूट्यूब वीडियो से ज्यादा लर्निंग होती है सिंपल टेक्स्ट से, लाइक दैट। ये एडगर डेल ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर। बहुत आसान है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक। पावर ऑफ सेंसरी नहीं होगा, थिंकिंग एबिलिटी नहीं होगा, पावर ऑफ सिंथेटिक, ये केवल एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर, यही तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक है लर्नर का, मतलब कॉमन सेंस, ये सब तो केवल कॉमन सेंस है। विच ऑफ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जो साथ ही साथ हो कोर्स के साथ। इवेल्युएशन टर्मिनल नहीं है, समेटिव असेसमेंट है, ऐसे। इवेल्युएशन इज यूज्ड बिफोर, नो, प्री नहीं है। इवेल्युएशन रिलेट टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ टीचर, नो। इवेल्युएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, यही फॉर्मेटिव असेसमेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टर ऑफ लर्नर। नॉन कॉग्निटिव, जो दिमाग में मतलब कि कॉग्निशन से नहीं हो रहा है। कॉग्निशन मैंने आपको बताया ना, दिमाग में कैसे ब्रेन सेल जो है सुन करके या सेंसरी एक्सपीरियंस से और अपने प्रायर नॉलेज से नॉलेज को डेवलप करता है, उसको कहते हैं कॉग्निशन। रिकॉलिंग कॉग्निशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्निशन है, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट। लेकिन बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, ये कल्चरल है। आप बस बिलीव कर लेते हो कि ये सही है, आपको लोगों ने कह दिया ये सही है, आपने बिना कॉग्निशन के जो है ये अदर देन कॉग्निटिव है, ये ट्रेट आप बिलीव कर लेते हो। बिलीव, आइडियोलॉजी, कंजेक्चर, परसेप्शन, ये सब जो है नॉन कॉग्निटिव हो जाता है। सो कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एपिस्टेमोलॉजी पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, साइंस ऑफ नॉलेज। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, हम कैसे नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज कहते किसको, कैसे गेन करते हैं, यही इस थीम जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें काफी चीजें आती है। उसमें टीचर का रोल क्या है, इफेक्टिव टीचिंग क्या है, दो टाइप की टीचर सेंट्रिक टीचिंग होती है, स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, डायरेक्ट टीचिंग होती है जो टीचर सेंट्रिक है, इनडायरेक्ट जो है स्टूडेंट सेंट्रिक है। उसमें कैसे आईसीटी जुड़ता है, लाइक स्वयं, स्वयं प्रभा या एमओसीसी, और कैसे जो है डिफरेंट मोड से आप जैसे कि ज्ञानवाणी इस टाइप का आप कर सकते हैं।
किस टाइप का इवेल्युएशन होता है, आजकल कंप्यूटर बेस्ड इवेल्युएशन होने लगा है, एंड लाइक दैट. The field of study which uses role playing, simulation and self evaluation as strategies for adult learner. अब देखिए, ये इतना कहने की जरूरत नहीं थी. बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं उसको पेडागोगी कहते हैं. वैसे पेडागोगी एक जनरल टर्म है. द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली इन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल, ये सब पेडागोगी है. जो मेथड अब अपनाते हैं, जैसे मैं अभी यूट्यूब चैनल को लाइक ऑडियो विजुअल अपना रहा हूं, ये पेडागोगी मेथड है मेरे लिए. एंड्रागोगी जो है वो एडल्ट एजुकेशन में होती है. एंड्रागोगी का मतलब ही होता है द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग फॉर एडल्ट लर्नर, एडल्ट एजुकेशन. इसको एंड्रा उसी एंथ्रोपोलॉजी से निकला. एंड्रा मतलब मैन होता है, तो एंड्रागोगी. तो सीधे याद कर लीजिए पेडागोगी एंड्रागोगी, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है. एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन होता है, ह्यूमन. इन ए क्लासरूम कंटेंट प्रोड्यूस फॉर ए स्पेसिफिक यूजर विल लीड टू पर्सनलाइजेशन. सिंपल कॉमन सेंस, कुछ सोचना भी नहीं है इसमें, कॉमन सेंस है. सो ओके डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरीके से, मैं फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत नॉलेज जो मैंने आपको बहुत सारे इसमें देने की कोशिश की, आपको किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको यदि आप मनन करते हैं, थोड़ा नेट से जाके और देख लेते हैं, थोड़ा बहुत नोट बनाते हैं, और यदि ये स्किल आप डेवलप करते हैं एलिमिनेशन का, सिलेक्शन का, रिलेशनल कॉमन ऑप्शन किस में है, और थोड़ी बहुत अपने गट फीलिंग पे जाते हैं, तो आप पार्ट ए में बहुत अच्छा कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज को कंटिन्यू करने की जब तक कि आपका अभी है, क्योंकि थोड़ा मेरे पास में समय है. और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. यदि पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस तरीके से मुझसे पूछें. सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछें जिसका जवाब मैं 1-2 लाइन में दूं. सिंपल नहीं, टफ भी पूछें, लेकिन जिसका जवाब आसानी से दिया जा सके 1-2 लाइन में. ना कि ऐसा ना पूछें कि कितने कट ऑफ पे मेरा जेएनयू होगा या कितने कट ऑफ पे ये होगा. इस तरह के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है. और यदि अभी तक आपने एग्जाम गाइड यूजीसी नेट का नहीं लिया है, तो ये इस लिंक जो है इंस्टा मोजो पे अवेलेबल है प्योर पीडीएफ फॉर्म में. फाइल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें मैंने पूरे 45 वीडियो भी डाल दिए हैं, तो ये 1800 पेज हो गया. उसे घबराइएगा मत, तो ऐसे किताब करीब 550 पेज का ही है, तो उसको देख लीजिएगा. तो लास्ट मोमेंट में भी तो काफी आपको फायदा होगा. यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. मिलेंगे बहुत जल्द. बाय.